नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, जिसको लेकर मैं लगातार आपके बीच वीडियो लेके आ रहा हूं। और आज मैं एमीन चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री का, उसका वीडियो आपके बीच लेके आ रहा हूँ। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक लग रहे हैं, तो आप कृपया इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा ले सकें। तो मूव करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक एमीन की ओर। एमीन, सबसे पहले संरचना। एमीन की संरचना होती है पिरामिडी संरचना होती है एमीन की, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इस तरह से पिरामिड के शेप में 3 बंध अवेलेबल होते हैं। संकरण इसका sp3 होता है। और ट्राईमेथिल एमीन आपसे पूछ सकता है, ट्राईमेथिल एमीन में जो बंध कोण होता है वो 108 डिग्री का होता है। ट्राईमेथिल एमीन में बंध कोण जो होता है वो 108 डिग्री का होता है। और इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कारण एमीन की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है इसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता के कारण। अब बनाने की विधियां, नामकरण में देख लेना आप लोग। नामकरण, जब एमीन का नामकरण थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, है ना। टालुडीन एक देख लेना। टालुडीन में क्या होता है, एनिलीन है, एनिलीन के साथ CH3 लगा होता है। ये टालुडीन, ऑर्थो पर लगा तो ऑर्थो टालुडीन हो जाएगा, पैरा पर लगा तो पैरा टालुडीन हो जाएगा। और इसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी का देख लेना। जैसे कहता है एथिल मैथिल एमीन, मान लो एथिल मैथिल एमीन, तो इसका मतलब एमीन में 2 एल्किल लगे, मैथिल और एथिल। इसका मतलब ये द्वितीयक एमीन है। 2 एल्किल बोले उसने, एथिल मैथिल, इसका मतलब ये द्वितीयक एमीन है। तो द्वितीयक एमीन में NH हो जाता है, एक तरफ मैथिल लगा देना, एक तरफ एथिल लगा देना। और इस तरह से ये आप फार्मूले वगैरह देख लेना इसके थोड़े। बनाने की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट हाफमान ब्रोमेमाइड और गैब्रिल थैलीमाइड। हाफमान ब्रोमेमाइड और गैब्रिल थैलीमाइड। हाफमान ब्रोमेमाइड, गैब्रिल थैलीमाइड। पहले हाफमान ब्रोमेमाइड नाम ही बता रहा है, मतलब एमाइड और ब्रोमीन की क्रिया करवानी है। तो मैंने एमाइड ले लिया और क्रिया करवा दी ब्रोमीन से। साथ में उपस्थिति लेते हैं क्षार की उपस्थिति लेते हैं। अब उत्पाद क्या बनेगा, तो इसमें मोटी मोटी बात ध्यान रखना, ये वाला CO निकल जाता है बस, बाकी जो बचा है वो उत्पाद है। तो CO बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या, CH3NH2, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो हाफमान ब्रोमेमाइड में मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि ये CO ग्रुप निकल जाता है, तो CH3NH2 उत्पाद बन जाता है। Br NaBr बना देते हैं। और जो CO होता है, CO वो Na2CO3 के रूप में निकलता है, कार्बोनेट के रूप में निकलता है, और साथ में जल का निर्माण होता है। बैलेंस करना चाहते हैं तो कर ले। Br 2 है तो NaBr 2 हो गए, Na 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो NaOH 4 कर ले, तो H 4 हो गए, हैं तो 2 H2O कर लें, तो ये समीकरण संतुलित हो जाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने लिख दी है मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से, कि बस मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है हमने कि ये वाला CO बाहर निकालना है, बस बाकी उत्पाद मिल जाएगा। अब कई बार पेपर में बेंजामाइड कह देता है, तो यहाँ बेंजामाइड, तो यहाँ एनिलीन बन जाएगा, इस जगह एनिलीन का निर्माण हो जाएगा, यहाँ एनिलीन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगली आती है गैब्रिल थैलीमाइड। तो थैलीमाइड नाम बता रहा है, थैलीमाइड क्या होता है, वलय ऑर्थो स्थिति पर एक दूसरे की 2 CO NH के साथ जुड़े होते हैं, तो ये होता है थैलीमाइड, इसको थैलीमाइड बोलते हैं। अब क्योंकि N के साथ H लगा है
तो इस H को बाहर निकालने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, QH का यूज करते हैं, तो HOH निकल जाएगा। तो यहां H की जगह K आ जाएगा, K प्लस N माइनस, तो यहां से HOH निकल जाता है और K यहां आ जाता है, K प्लस N माइनस, पोटेशियम थैलिमाइड बन जाता है। अब एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं यहाँ RX, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन यहां होता है, X माइनस बाहर निकल जाता है, K प्लस से क्रिया कर जाता है, KX बन जाता है, X माइनस बाहर निकलता है और ये पूरा जो माइनस ग्रुप है ये वाला, ये माइनस ग्रुप X की जगह आ जाता है। यानी मोटी मोटी बात यह है कि R जो है वो इस N के साथ जुड़ जाता है। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन हुआ है यहाँ, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो गैब्रियल थैलिमाइड में एल्किल हैलाइड जो है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी एक तरह से एन एल्किल थैलिमाइड बनता है, एन एल्किल थैलिमाइड बनता है। अब इसकी क्रिया जब क्षार से करवाई जाती है, 2 KOH यहाँ लिए जाते हैं। अब 2 KOH जब लेते हैं हम, तो KOH एक्चुअल में यहाँ जल अपठन होता है, क्षारीय जल अपठन, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट में ही क्लियर करेंगे। यहाँ जब 2 KOH लिए जाते हैं तो RNH2 बन जाता है, 1 डिग्री एमीन बन जाता है, RNH2 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन प्लस बचा क्या, वलय COOK, एक क्षार का जो OK था वो यहाँ जुड़ जाता है, दूसरे क्षार का OK यहाँ जुड़ जाता है, तो पोटेशियम थैलेट का निर्माण होता है साथ में। खैर इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 1 डिग्री एमीन लिख दे आप, सफिशिएंट है। और गैब्रियल थैलिमाइड की कमी है कि इसमें एनिलीन नहीं बनती, एनिलीन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर हम एनिलीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ हमारे को एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। और एरिल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, हमने एल्किल हैलाइड वाले पाठ में पढ़ा था। इसलिए यहाँ जो है एनिलीन नहीं बनती, क्योंकि एरिल हैलाइड का यूज नहीं किया जा सकता। गैब्रियल थैलिमाइड एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और एरिल हैलाइड जो होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए यहाँ एनिलीन नहीं बन सकती। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड और गैब्रियल थैलिमाइड। उसके बाद भौतिक गुणों से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एमीन का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन या जनक हाइड्रोकार्बन से अधिक है, परंतु अल्कोहल से कम, क्यों? तो एमीन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण एमीन के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो जनक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाता है। परंतु इसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है वो अल्कोहलों में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध की तुलना में दुर्बल होता है। अल्कोहलों में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध की तुलना में दुर्बल होता है, मतलब अल्कोहलों में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि O की विद्युत ऋणता N से ज़्यादा होती है। O की विद्युत ऋणता N से ज़्यादा होती है, इसलिए अल्कोहलों में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है। यही कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, एमीन का क्वथनांक कम होता है, परंतु एमीन में हाइड्रोजन बंध होने के कारण इसका क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चलें तो एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में एसिटिलीकरण, एसिटिलन, बेंजोइलीकरण, बेंजोइलन और हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये सेम है। हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया मैं तीनों एक साथ करके दिखा देता हूं। एस्टिलीकरण, बेंजोइलीकरण, हिंसबर्ग अभिकर्मक। एस्टिलीकरण देखें, जैसे 1 डिग्री अमीन है RNH2, एस्टिलीकरण मतलब हम लोग एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से। 2 डिग्री अमीन है RNHR, हम लोग एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवा रहे हैं। 3 डिग्री अमीन क्रिया नहीं करता होता, फिर भी मैं 3 डिग्री अमीन यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। क्रिया नहीं करेगा ये, हालांकि क्यों नहीं करेगा वो भी क्लियर हो जाएगा।
एसिटिल क्लोराइड। तो यहां से क्या होगा, HCl निकलेगा, HCl निकला तो CH3CO आगे NHR यानी N अल्किल एथेनेमाइड। सेम यहां से भी HCl निकलेगा तो CH3CO N के साथ 2R NN डाई अल्किल एथेनेमाइड। और यहां क्योंकि N के पास H ही नहीं लगा, तृतीयक एमीन में N के पास H ही नहीं है, इसलिए तृतीयक एमीन ये अभिक्रिया नहीं करेगा। बेंजोइलीकरण में अपने को क्या करना है, बेंजोइलीकरण में बस यहां बेंजोयल क्लोराइड ले लेना है, या बेंजोयल क्लोराइड ले लेना है, बस और कुछ नहीं करना, बस इतना ही फर्क है। ये बेंजोइलीकरण हो जाएगा। बेंजोइलीकरण में या बेंजोयल क्लोराइड ले लिया, बेंजोयल क्लोराइड। और अगर यही अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कह दे तो हिंसबर्ग अभिकर्मक में हम लोग क्या करते हैं, जहां हमने CO लिखा है ना, ये वाला CO, यहां बस SO2 कर दें, SO2 और कुछ नहीं, CO की जगह SO2 कर दें बस। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक की रिएक्शन होगी। रिएक्शन सेम ही है, रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ा, बस यहां जो बेंजोइलीकरण होता है उसमें CO लगा होता है, और जब हिंसबर्ग अभिकर्मक लेते हैं तो उसकी जगह SO2 लगा देना है बस आपने। ये लो, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक वाली हो जाएगी। और 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग से भी कोई क्रिया नहीं करेगा। 3 डिग्री अमीन जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से भी कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि 3 डिग्री अमीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं होता। और 1 डिग्री अमीन से ये जो सल्फोनेमाइड बना है, सल्फोनेमाइड जो बना है ना, ये एक क्षार में विलय हो जाता है। क्यों विलय हो जाता है, क्योंकि क्षार जैसे NaOH है, NaOH मान लो क्षार है, तो इसके जो नाइट्रोजन परमाणु उस पास हाइड्रोजन है, तो HOH क्रिया हो सकती है, यहाँ HOH जल निकल सकता है यहाँ से ना। मतलब ये जो सल्फोनेमाइड है, इसके नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन उपलब्ध है, इसलिए ये इस क्षार से क्रिया कर सकता है, अतः ये क्षार में विलय है। लेकिन 2 डिग्री अमीन का जो सल्फोनेमाइड है, 2 डिग्री अमीन वाला जो सल्फोनेमाइड है, ये क्षार से क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्षार से क्रिया नहीं कर सकता, अतः ये क्षार में अविलय है। 3 डिग्री अमीन कोई क्रिया नहीं करता। इस आधार पर हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में पृथक्करण भी कर सकते हैं और विभेद भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग अभिकर्मक वाली रिएक्शन। नेक्स्ट आती है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल बोले तो NaNO2 प्लस HCl। तो ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एलिफैक्टिक एमीन व एरोमेटिक एमीन में विभेद करने के काम आती है। एलिफैक्टिक एमीन व एरोमेटिक एमीन में विभेद करने के काम आती है। एलिफैक्टिक व एरोमेटिक एमीन में विभेद करने के काम आती है नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया, NaNO2 प्लस HCl। तो रिएक्शन क्या होगी, NaNO2 प्लस HCl इक्वल टू HNO2 प्लस NaCl। ये रिएक्शन हो जाएगी, NaNO2 प्लस HCl इक्वल टू HNO2 प्लस NaCl। ये नाइट्रस अम्ल बन गया HNO2। अब अमीन की प्रकृति हमने शुरू में पढ़ा कि क्षारीय है, तो ये मैंने एलिफैटिक अमीन ले लिया और ये मैंने एरोमेटिक अमीन ले लिया, यानी एनिलीन ले लिया। अब हम लोग अगर क्षारीय प्रकृति है तो ये अम्ल से क्रिया करेगा और लवण और जल बनाएगा। तो ऊपर जो अम्ल बने हमारे पास, एक तो नाइट्रस अम्ल है तो मैंने HNO2 लिख लिया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो मैंने HCl लिख लिया। अब यहाँ से जल निकालें तो जल मैं निकालूंगा तो 2H 3H 4H और 2O, तो 2H2O निकल गए। उसके बाद जो बचा वो लिख दें RNN मतलब N2Cl, RN2Cl एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। और जो जल निकलता है ना, उसी जल से ये क्रिया कर जाता है। HOH से जो जल निकला था, यहाँ से 2 जल के अणु निकले थे, उसी जल से ये 2 जल के अणु यहाँ से निकले थे -2H2O, उसी में से एक जल से ये क्रिया कर जाता है और यहाँ से HCl और N2 बाहर निकल जाती है और अल्कोहल बन जाता है ROH प्लस N2 प्लस HCl। इस प्रकार जो एलिफैटिक एमीन होते हैं वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल देते हैं। एलिफैटिक एमीन
नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल देते हैं। वहीं एरोमेटिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं HNO2 प्लस HCl, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 273 से 278 केल्विन ताप पर यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये रिएक्शन होती है। इस अभिक्रिया को डाई एजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। डाई एजोकरण इंपॉर्टेंट है, डाई एजोनियम लवण बनता है इसमें, डाई एजोकरण अभिक्रिया कहलाती है ये। तो इसमें भी सेम जल निकलेगा, तो 2H 3H 4H और 2O, 2 H2O निकल गए, तो वलय के ऊपर N2Cl प्लस 2H2O, तो ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। जो एरिनियम आयन है वलय के ऊपर N2 प्लस है, उसमें अनुनाद पाया जाता है और वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। एल्किल डाईएजोनियम लवण अस्थायी था, एरिल डाईएजोनियम लवण स्थायी होता है। एल्किल डाईएजोनियम लवण आगे जल अपघटित हो जाता है अपने आप ही और अल्कोहल दे देता है, लेकिन जो एरोमेटिक एमीन होती है, एरोमेटिक एमीन होती है वो डाईएजोनियम लवण बनाती है। तो इस प्रकार एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में विभेद किया जाता है। जो एलिफेटिक एमीन होती है, जो एलिफेटिक एमीन होती है वो अल्कोहल देती है, और जो एरोमेटिक एमीन होती है वो डाईएजोनियम लवण देती है, वो डाईएजोनियम लवण देती है। तो विभेदीकरण में काम आती है नाइट्रस अम्ल वाली अभिक्रिया एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड को ही बोला जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो 1 डिग्री एमीन का निश्चातम परीक्षण है ये, चाहे एलिफेटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो। 1 डिग्री एमीन का अगर निश्चातम परीक्षण पेपर में आपसे पूछ लेता है या यूं कह देता है प्राथमिक एमीन का एक परीक्षण लिखिए, तो आपने आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया ही वहां लिखनी है। तो 1 डिग्री एमीन यानी RNH2 क्लोरोफार्म यानी CHCl3 और क्षार से क्रिया करके, जितने Cl है उतने ही क्षार ले लें, क्लोरोफार्म और क्षार से क्रिया करता है, तो क्या होगा, यहाँ 3 KCl निकल जाएंगे यहाँ से और 3 जल बन जाएंगे, HOH HOH HOH, 3 जल बन गए। बचा क्या, RNC यानी एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस 3H2O प्लस 3 KCl। और एल्किल आइसोसाइनाइड जो होता है वो दुर्गंधमय पदार्थ है, दुर्गंधमय पदार्थ। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन की क्रिया जब क्लोरोफार्म और क्षार के साथ करवाई जाती है तो परखनली में दुर्गंधमय पदार्थ प्राप्त होता है, जो 1 डिग्री एमीन का निश्चातम परीक्षण है। मतलब वह यौगिक जो क्लोरोफार्म और क्षार से क्रिया करके दुर्गंधमय पदार्थ बना दे वो 1 डिग्री एमीन ही होगा, कन्फर्म होता है 1 डिग्री एमीन ही होगा वो। तो 1 डिग्री एमीन का निश्चातम परीक्षण आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम चले इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में। तो एनिलीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होती है, परंतु जब इसका डायरेक्ट ब्रोमीनीकरण यानी सीधा ब्रोमीनन करवाया जाता है तो सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर Br जुड़ जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम इसका नाइट्रोकरण सीधा करवा दें, मतलब इसकी रिएक्शन सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यानी नाइट्रिकारी मिश्रण के साथ करवा दें तो भी सफलतापूर्वक नहीं होता, सांद्र H2SO4 तो भी ये सफलतापूर्वक नहीं होता। सफलतापूर्वक तब माना जाता जब ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनता, लेकिन यहाँ ऑर्थो भी बनता है, NO2 ऑर्थो पर भी जुड़ता है, पैरा भी बनता है, NO2 पैरा पर भी जुड़ता है और साथ में मेटा भी बन जाता है, साथ में मेटा पर भी NO2 जुड़ जाता है, मेटा नाइट्रोएनिलीन बनता है। इस प्रकार ये सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होती। तो सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए हम लोग एनिलीन का पहले एसिटिलीकरण करते हैं। एनिलीन की क्रिया अगर पहले हम एसिटिल क्लोराइड से करवा दें, जैसे भी पीछे पढ़ी है हमने, तो यहां एसिटेनेलाइड बन जाता है, NHCOCH3 एसिटेनेलाइड बन जाता है।
अब अगर हम ब्रोमीनीकरण करवाएं तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद अलग अलग बनेंगे, और मुख्य उत्पाद जो है वो पैरा है, इसलिए पैरा ही बना ले सीधा, पैरा ब्रोमो एसिटाइलाइड। अब क्योंकि हम पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए इसका जल वर्णन करा दें HOH, तो यहाँ से CH3COOH निकल जाएगा और जो H है वो NH के साथ जुड़ जाएगा और NH2 बना देगा, तो ये CH3COOH यहाँ से निकल जाता है और NH2 बन जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो एनिलीन का सफलतापूर्वक ब्रोमीकरण करवाने के लिए पहले एस्टिलीकरण किया जाता है। सेम ऐसे ही सफलतापूर्वक नाइट्रोकरण करवाने के लिए अगर मैं ब्रोमीन की जगह ये ले लेता तो यहाँ NO2 लगा देते, बस ब्रोमीन की जगह अगर नाइट्रोकारी मिश्रण लिया होता तो NO2 लगा देते। तो अगर डायरेक्ट करते हैं हम लोग, सीधा कर लेते हैं ब्रोमीनीकरण, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। अगर एस्टिलीकरण करवाने के बाद करते हैं ब्रोमीनीकरण तो पैरा उत्पाद प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद पैरा होता है। ऐसे ही नाइट्रोकरण अगर सीधा कर देते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा बन जाता है, और अगर एस्टिलीकरण करवाने के बाद करते हैं तो पैरा उत्पाद मुख्य रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता, क्यों? तो एनिलीन वल्य के ऊपर NH2 फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि एनिलीन लुईस क्षार है, एनिलीन लुईस क्षार है, और फ्रीडल क्राफ्ट का जो उत्प्रेरक है AlCl3 वो लुईस अम्ल है, ये आपस में ही क्रिया कर जाते हैं। तो एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का जो उत्प्रेरक होता है निर्जल AlCl3 ये लुईस अम्ल होता है, जबकि एनिलीन लुईस क्षार है, अतः ये दोनों आपस में क्रिया कर जाते हैं, इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शा पाता। नेक्स्ट, एमीन की क्षारीय प्रकृति। अब एमीन की क्षारीय प्रकृति में दो केस आएंगे, एक तो गैसीय अवस्था और एक विलयन में। विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में ध्यान रखना क्षारीय जितना ज्यादा होगा पीकेबी उतना ही कम होगा। पीकेबी का क्वेश्चन आता है, पीकेबी कम होगा तो मतलब क्षारीय ज्यादा है, जो अधिक क्षारीय है उसका पीकेबी कम होता है, ठीक है। अब 3 एमीन है हमारे पास, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव है, और प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। वहीं 2 डिग्री एमीन में देखें तो 2 एल्किल समूहों का प्लस आई प्रभाव है, वहीं 1 डिग्री एमीन में देखें तो एक ही एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है। तो प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो इस आधार पर 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन ये क्रम आना चाहिए क्षारीय प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का क्रम आना चाहिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद विलयन की अगर बात करें हम, विलयन, तो विलयन अवस्था में प्लस आई कारक के साथ साथ, प्लस आई प्रभाव के साथ साथ विलायक योजन प्रभाव भी लगता है। विलायक योजन, विलायक योजन, प्लस आई प्रभाव के साथ साथ विलायक योजन प्रभाव भी लगता है। विलयन में अगर देखें तो विलयन में 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, द्वितीयक एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, गैसीय अवस्था में तृतीयक, लेकिन विलयन में बात करें तो द्वितीयक, यानी सबसे कम पीकेबी पूछ ले, पीकेबी विलयन अवस्था में निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। पीकेबी में गैसीय या विलयन क्लियर नहीं करेगा, सीधा कहेगा किसका पीकेबी कम है, तो आपको क्लियर होना चाहिए पीकेबी विलयन में ही निकलता है, विलयन में निकलता है तो 2 डिग्री एमीन इज द करेक्ट आंसर। 2 डिग्री एमीन आंसर है, द्वितीयक एमीन आंसर है। प्लस आई प्रभाव क्या कहता है? प्लस आई प्रभाव कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्षारीय 3 डिग्री होना चाहिए, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब मैं बता दूं आपको विलायक योजन में वैसे तो क्या होता है, पहले इसमें प्रोटॉन जुड़ता है, फिर विलायक योजन होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है ना। लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। प्लस आई के आधार पर हम देखें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होना चाहिए। विलायक योजन मान लो जल ही है, तो आप यहां देखें 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध, 2 हाइड्रोजन तैयार है हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए, यानी विलायक योजन करने के लिए। या एक ही H है विलायक योजन करने के लिए, या H है ही नहीं विलायक योजन के लिए। इसका मतलब 1 डिग्री एमीन का विलायक योजन सबसे ज्यादा होता है।
तो अगर विलायक योजन के आधार पर देखें तो क्षारीय प्रकृति 1 डिग्री अमीन की ज़्यादा होनी चाहिए, 2 डिग्री अमीन की उससे कम, 3 डिग्री अमीन की उससे कम। विलायक योजन प्रभाव के आधार पर यह क्रम होना चाहिए। अब विलयन में प्लस आई प्रभाव लगा, वो तो कहते हैं जी 3 डिग्री ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। विलायक योजन लगा, वो कहते हैं जी 1 डिग्री ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। तो ना तो 3 डिग्री ज़्यादा क्षारीय हो पाता है, ना 1 डिग्री ज़्यादा क्षारीय हो पाता है, ज़्यादा क्षारीय हो जाता है 2 डिग्री। तो विलयन में 2 डिग्री अमीन इसका फायदा उठा जाता है, क्योंकि प्लस आई कहता है जी 3 डिग्री ज़्यादा क्षारीय करो, विलायक योजन कहता है जी 1 डिग्री ज़्यादा क्षारीय करो। तो एक कारक जो 3 डिग्री के पक्ष में है, दूसरा कारक वहीं 1 डिग्री के पक्ष में है, इसलिए ना तो 1 डिग्री अमीन ज़्यादा क्षारीय होता है, ना ही 3 डिग्री अमीन ज़्यादा क्षारीय होता है, बल्कि 2 डिग्री अमीन ज़्यादा क्षारीय होता है विलयन में। यानी न्यूनतम pKb जो है 2 डिग्री अमीन का है, द्वितीयक अमीन का है। अब उसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन सा आएगा? देखो, अगर आप एल्किल समूह या मैथिल ले लें, ये जो एल्किल है ये मैथिल हो, जो एल्किल था वो अगर मैथिल लगाओ, मैथिल CH3 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 CH3, तो मैथिल का आकार एल्किल समूह में सबसे छोटा है। मैथिल छोटा है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि मैथिल का आकार छोटा है। आकार छोटा है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता। जब त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तो यहां विलायक योजन हो जाएगा, क्योंकि मैथिल ने त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं की, त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं की तो विलायक योजन हो गया। अब जब विलायक योजन हो गया तो विलायक योजन कहता है कि 1 डिग्री ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। तो जब आप मैथिल लेते हैं ना, तो मैथिल के केस में 2 डिग्री तो ज्यादा क्षारीय है ही है, 2 डिग्री तो फाइनल है कि ज्यादा क्षारीय होगा। उसके बाद 1 डिग्री आएगा और उसके बाद 3 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि मैथिल का आकार छोटा है, आकार छोटा है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तो विलायक योजन हो जाएगा। विलायक योजन हो जाएगा तो फिर 1 डिग्री ज्यादा क्षारीय हो जाएगा 3 डिग्री की तुलना में जब आप मैथिल ले रहे हैं। वहीं आप मैथिल के अलावा कोई और ले लें, सपोज या एथिल ले लें, सपोज कि यहाँ एथिल ले लें, तो 2 डिग्री तो ज्यादा क्षारीय रहना ही रहना है, विलयन है 2 डिग्री तो ज्यादा क्षारीय रहेगा ही रहेगा। आपने एथिल ले लिया, एथिल C2H5। अब एथिल का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। एथिल का आकार कैसा है? बड़ा है। बड़ा है तो ये त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न कर देता है तो फिर विलायक योजन हो ही नहीं पाता, क्योंकि एथिल का आकार बड़ा है। एथिल या कोई भी अन्य एल्किल मैथिल के अलावा उसका आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो वो त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है तो विलायक योजन होने ही नहीं देता। जब विलायक योजन होने नहीं देता तो फिर प्लस आई के आधार पर देखा जाता है 3 डिग्री ज्यादा क्षारीय हो जाता है। 2 डिग्री तो विलयन में ज्यादा क्षारीय है ही है, वो तो हम पहले ही फाइनल कर चुके हैं। लेकिन जब एथिल आ जाएगा तो वो त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, और त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा तो विलायक योजन नहीं होगा। अतः प्लस आई प्रभाव के आधार पर क्रम देखेंगे तो प्लस आई प्रभाव के आधार पर 3 डिग्री ज्यादा क्षारीय होता है 1 डिग्री की बजाय। तो फिर बाकी सभी अमीनों में एक मैथिल ले रहे हैं तो आपका क्रम बनेगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। जब आप मैथिल ले रहे हैं तो अगर आप मैथिल के अलावा कोई और ले रहे हैं तो फिर उसमें प्लस आई कारक लगता है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री क्रम रहता है। तो ये मैथिल के अलावा 2 3 1 क्रम रहेगा, मैथिल ले रहे हैं तो 2 1 3 क्रम रहेगा। नेक्स्ट, तो ये क्षारीय प्रकृति अमीन की यहां से क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट, अगर मैं डाइएजोनियम लवण की बात करूं तो डाइएजोनियम लवण में 4 विक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको 3 ऑलरेडी करवा चुका हूं। डाइएजोकरण आज की है, सैंडमेयर गाटरमान हमने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड वाले में कर ली थी। एक युग्मन अभिक्रिया और पेपर में पूछी जाती है, युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी की भी युग्मन अभिक्रिया कहता है वो, जैसे कहता है फिनोल की युग्मन अभिक्रिया, तो फिनोल होता है वलय पर OH, पैरा स्थिति पर युग्मन अभिक्रिया होती है, और युग्मन अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है और रंजक बनते हैं, रंजक। तो HCl निकल जाता है यहाँ से, और HCl निकलने के बाद जो उत्पाद आपको दिख रहा है OH वल्य N डबल बॉन्ड N फिर वल्य, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। ऐसे ही यहाँ अगर एनिलीन ले लेते हैं तो पैरा अमीनो एजो बेंजीन बनता है। तो एनिलीन की युग्मन अभिक्रिया कहता है तो डाइएजोनियम लवण से पैरा अमीनो एजो बेंजीन पीला रंजक बन जाता है। और अगर फिनोल की युग्मन अभिक्रिया कहता है तो यहाँ आपने OH ले लेना है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन नारंगी रंजक बनता है। तो ये युग्मन अभिक्रिया है, रंजक बनाने में
उपयोगी है। तो ये था साथियों हमारा अमीन का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और बेहतर लगा होगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपने पहले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को देख लें। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।